नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। आप देख रहे हैं अड़ी, लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। पूरे देश और दुनिया में यह कहा जा रहा है रामद्रोहियों को दंड मिलना चाहिए। तो फिर अगर कोष में गड़बड़ी हुई है तो कोषाध्यक्ष से सवाल कब होने वाले हैं? इस बारे में गोविंद देव गिरी चुप्पी कब तोड़ने वाले हैं, सवाल यह है। हालांकि आज ये खबर आई कि पूछताछ उनसे भी होगी, लेकिन गोविंद देव गिरी जी को अभी तक अपनी तरफ से कुछ कहना, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, भक्त मर्माहत हैं, ऐसे में उनको सामने आकर कुछ कहना अभी तक सही क्यों नहीं लगा, ये सवाल भी अपनी जगह है। बहरहाल अभी आज शाम होते होते ये एक डॉक्यूमेंट मीडिया के पास आया जिसमें यह बात स्पष्ट दिखाई दे रही है। पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि बरामदगी हुई है, सीजर हुआ है, जब्ती हुई है। ज्यादातर वो सामान जो गिरफ्तार जो लोग हैं अभी उनके पास से मिला है वो मालखाने में मौजूद है, और वो पैसों की शक्ल में भी है, रुपयों की शक्ल में, वो डॉलर विदेशी मुद्रा की शक्ल में भी है, वो बेशकीमती बहुमूल्य धातुओं के सोने चांदी के तौर पर भी है, उनके जेवरात के तौर पर भी है। और इसमें किससे क्या बरामद हुआ है, लवकुश मिश्रा से, अनुकल्प से, अविनाश शुक्ला से, इसकी पूरी डिटेलिंग इस कागज में है। तो ये कागज क्या बताता है, जाहिर है आप ऐसे, आपके लिए लेजिबल नहीं होगा, आप ऐसे तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैंने इसको कैमरे से रिकॉर्ड कराकर और इसमें जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो आपके लिए हाईलाइट कराए हैं ताकि आप उसको देख सकें। किसके नाम पर कितनी बरामदगी बताई जा रही है वो आप देख सकें। और एक सवाल और जो आज मैं इस शो के दौरान अपने मेहमानों से जानना चाहूंगा। कल ही मेरी बात हुई थी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष से। आलोक जी ने कहा था, जब मैंने उनसे ये पूछा कि सर अगर 5 तारीख को पुलिस ने जाकर छापा मारा और अविनाश शुक्ला के यहां से रकम मिली, तो उसको बाद में सीजर के तौर पर 25 तारीख को क्यों दिखाया गया? जिस तारीख को यह मिला उस तारीख को क्यों नहीं दिखाया गया? और एफआईआर क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखिए, पहले जिसके यहां चोरी होती है वो जाकर देखता है कि उसकी तिजोरी में जो रखा हुआ सामान था वो गायब है क्या। पहले तस्दीक की जाती है, इंटरनली देखा जाता है और बाद में पुलिस को बताया जाता है। उन्होंने कहा कि जो बरामदगी हुई वो ट्रस्ट का पैसा था, तो जो मालिक था उसको वो दे दिया गया। अगर वो पैसा मालिक को दे दिया गया, ट्रस्ट को दे दिया गया, तो यहां बरामदगी इस कागज में क्यों है? या फिर क्या ये इंफॉर्मेशन आलोक जी के पास नहीं थी? ये भी एक सवाल है। लेकिन पहले जरा इस वक्त की अहम खबर देखिए, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराता हूं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। 8 में से 7 अभियुक्तों के पास से रुपए बरामद हुए हैं। टीवी 9 के पास बरामदगी का पूरा ब्यौरा है। चढ़ावा चोरी में यह बहुत बड़ा पर्दाफाश है। 7 अभियुक्तों के पास से रुपए बरामद हुए हैं। 7 अभियुक्तों के पास से हुई ये बरामदगी, टीवी 9 के पास बरामदगी का पूरा ब्यौरा। सीजर में पुलिस ने जो दिखाया है वही डॉक्यूमेंट मैंने आपको यहां पर दिखाया। आप जरा जल्दी जल्दी इसमें सीजर रिपोर्ट में बताया क्या गया है पुलिस की तरफ से, वो आपके सामने यहां पर रख रहा हूं। 7 अभियुक्तों के पास से बरामदगी हुई है। टीवी 9 के पास बरामदगी का एक जो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट है। अब केवल डॉक्यूमेंट पर फोकस करने के लिए मैं अपने कैमरा के साथियों से कहूंगा केवल इस हिस्से पर फोकस कीजिए। यहां पर देखिए, अभियुक्त लवकुश मिश्रा पुत्र राजेश कुमार मिश्रा, इनसे जो बरामदगी हुई है वो यहां पर लिखी हुई है 14,25,000। लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 रुपए बरामद हुए हैं, इसका जिक्र यहां पर है। अब जरा आगे चलिए, इसमें आगे और किसके पास से क्या बरामदगी, और इसमें यह भी बताया गया कि कितने डिनोमिनेशन के कौन से नोट थे। 500 गुणे 2,850 नोट, कुल 14,25,000 रुपए, ये यहां पर बताया गया है। ये अभियुक्त लवकुश मिश्रा पुत्र राजेश कुमार मिश्रा के पास से बरामदगी। तो फिर अविनाश शुक्ला के पास से क्या मिला है? तो अनुकल्प मिश्रा के पास से क्या मिला है? क्या उसका जिक्र भी इस डॉक्यूमेंट में है? जाहिर है आप ये भी जानना चाहते हैं। जी हां, उसका जिक्र भी इन डॉक्यूमेंट्स में है। अब मैं चाहूंगा कि लवकुश मिश्रा के बाद वाला अगर आपने बना लिया हो तो जरा यह भी दिखाइए। पहले यह देखिए, चढ़ावा चोरी में बरामदगी पर बड़ी खबर यह भी है कि अभियुक्त करुणेश पांडे के पास से 18 लाख रुपए बरामद हुए हैं। करुणेश से 18,07,063 रुपए बरामद हुए हैं। 18,07,063 रुपए बरामद हुए। अब देखिए, ये करुणेश पांडे पुत्र रामराज पांडे के पास से जो बरामदगी हुई है उसका जिक्र है। करुणेश पांडे के पास से बरामदगी, ये पूरा ब्यौरा है, पूरा ब्यौरा। अब यहां पे फ्रीज कर दीजिए इसको जरा, ये देखिए जरा। 500 गुणे 3,600, 500 डिनोमिनेशन के 3,600 नोट, 200 रुपए के 33 नोट, 20 रुपए के 2, ये इस तरीके से पूरा। यहां सिक्के कितने, 20 रुपए वाले 3,
सिक्के 10 रुपए वाले 20, इस तरीके से सिक्कों के बारे में भी ये पूरी काउंटिंग करने के बाद जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि 18 लाख रुपए से ज्यादा की राशि बरामद हुई है अभियुक्त करुणेश पांडे के पास से। अभियुक्त करुणेश पांडे और लवकुश मिश्रा, इनके पास से जो बरामदगी हुई उसको इस डॉक्यूमेंट में जो जिक्र है वो मैंने आपको यहां बिग वॉल में हाईलाइट करके दिखाया ताकि आप आसानी से समझ सकें किस तरीके से गिनती की गई, क्या क्या बरामद हुआ है, उसको कैसे पुलिस ने सेग्रीगेट करके ये बताया है कि क्या क्या मिला है और उसका डिनोमिनेशन या उसकी कीमत क्या है। अब जरा यहां देखिए, अभियुक्त टिन्नू यादव से बरामदगी पर यह पर्दाफाश है। टिन्नू यादव के पास से 1 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। अगर आप उस हिसाब से देखें तो 14 लाख और 18 लाख के सामने ये छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 लाख रुपए यहां बरामद हुए हैं। 500 के 180 नोट और 100 रुपए की गड्डी बरामद हुई है और इसका ब्यौरा भी, इसकी डिटेलिंग भी यहां पर है। ये देखिए जरा, अभियुक्त रामशंकर यादव, टिन्नू पुत्र स्वर्गीय तुलसीराम यादव, 1 लाख रुपए बरामद हुआ है टिन्नू यादव के पास से। 1 लाख रुपए की बरामदगी के बारे में फर्दर जैसे बाकी अभियुक्तों के संदर्भ में सेग्रीगेशन है कि 500 के कितने नोट हैं, 100 के कितने नोट हैं, 20 के 10 के कितने हैं, सिक्के कितने हैं, इस सब का ब्यौरा भी उसमें आगे लिखा हुआ है, डिटेलिंग दी गई है। तो लवकुश मिश्रा के पास से, करुणेश पांडे के पास से, टिन्नू रमाशंकर के पास से क्या बरामद हुआ उस बारे में सीजर रिपोर्ट जो है, जब्ती रिपोर्ट, बरामदगी रिपोर्ट जो पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है वो मैंने आपको यहां दिखाई। अब देखिए, अभियुक्त अविनाश शुक्ला, उसी के घर में छापे के संदर्भ में वो फुटेज सामने आई जो 5 तारीख की फुटेज है जून में, जिसमें दिखाई देता है कि सादी वर्दी में पुलिस वाले गए और उसके घर में छापा मारा और एक काली पॉलीथिन में जो बरामदगी हुई थी उसको लेकर वो बाहर आए थे। अविनाश शुक्ला पर यह पर्दाफाश हुआ है। अविनाश के पास से 20 लाख से ज्यादा की रकम, 20,39,000 रुपए बरामद हुए हैं और उसके पास से $1,121 भी मिले हैं। विदेशों से आने वाले श्रद्धालु भी यहां पहुंचते थे, वो भगवान को इंडियन करेंसी के साथ साथ, जाहिर है जो श्रद्धालु हैं जिसके पास जो करेंसी है वो वहां पर चढ़ाता था, कुछ के पास डॉलर्स थे, उन्होंने चढ़ाए 1,121। ये देखिए, ये अगर आप देखें उस हिसाब से तो बरामदगी के लिहाज से सबसे बड़ी बरामदगी जो है वो जो जब्ती में पुलिस की तरफ से दिखाई गई है वो यहां पर है। अविनाश शुक्ला के पास से जो बरामदगी हुई है 20,39,220। तो फिर ये 20,39,000, तो फिर वो 80 लाख वाला फिगर कैसे आया था? 80 लाख कुछ वाला फिगर जो कि अविनाश शुक्ला के पास से बरामदगी का था वो कैसे आया था? क्या पूरे पैसे ट्रस्ट को नहीं दिए गए थे या फिर ट्रस्ट को 60 लाख के आसपास के दिए गए और 20 की ये जब्ती है यहां पर जो दिखाई जा रही है 25 तारीख को, या फिर 20 ही थे जिसको 80 अंदाजा लगाया जा रहा था? ये भी एक सवाल अपनी जगह कायम है जो मैं आगे जिसका जवाब लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन अविनाश शुक्ला के पास से बरामदगी 500 डिनोमिनेशन के 3,609 नोट, 200 के 579 नोट, 100 के 1,182 नोट, इस तरीके से पूरा। और यहां देखिए यूएस डॉलर 100 गुणे 8, यहां पर यूएस डॉलर 50 गुणे 2, ये पूरा उन्होंने हिसाब जो जाहिर है ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने लिखा है और ये बताया है 20,39,220 रुपए बरामद हुए हैं और 1,121। अब अगर इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो 1 लाख से ज्यादा की 1,06,657 रुपए की राशि बनती है, $1,121, कुल 21,45,877। तब भी ये 21 लाख का फिगर है, तो फिर वो 80 लाख वाला फिगर कहां से आया? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका पहले परिचय करा देता हूं, फिर जरा इस चर्चा को ओपन करते हैं। विजय शंकर तिवारी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। राजकुमार भाटी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय उपाध्याय कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने के लिए, और शारदा प्रसाद जी पूर्व डीजीपी रहे हैं, असम के डीजीपी वो रहे हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता अयोध्या से हमको ज्वाइन कर रहे हैं तमाम अपडेट्स के साथ। एक सवाल जरूर पहले मैं अभिजीत के पास लेकर जाऊंगा और उसके बाद में इस चर्चा पर जाऊंगा। अभिजीत, ये 80 लाख वाला फिगर कहां से आया था? क्योंकि यहां तो 21 लाख की बरामदगी दिखाई दे रही है अविनाश के पास से। देखिए, कुल 8 गिरफ्तार अभियुक्तों में से 7 के पास से बरामदगी दिखाई गई थी और जो सबसे पहले दिन यानी कि जब कोर्ट में पेशी हुई उसके बाद जो अधिकारियों ने बयान दिया था उसमें उन्होंने 80 लाख के करीब का ये फिगर बताया था टोटल, यानी 7 लोगों से जो बरामदगी हुई उसका कुल योग जो था वो 80 लाख के करीब बताया गया था। अब
चूंकि जिससे जो बरामदगी हुई है पूरा फाइनल फिगर सामने आ गया है, तो ऐसे में एक जो इन सब का योग जो है वो 80 लाख के आसपास हो सकता है, इस तरीके की बात रही होगी। लेकिन उन्होंने टोटल बरामदगी पहले बताई थी। आज हमारे पास जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है उसमें हर आरोपी के पास से जो भी बरामदगी हुई है उसका हिसाब किताब सामने आ गया है। अगर हम अविनाश मिश्रा की बात करें तो सिर्फ रुपयों और डॉलर में नहीं, उसके पास सोना चांदी ज्वेलरी में भी बरामदगी हुई है, जिसमें कि चांदी शामिल है, उसके अलावा सोने की अंगूठी है, सोने की चेन बरामद हुई है। तो इन सब का हिसाब किताब उसमें शायद दोबारा जब रेड पड़ी थी उसकी बरामदगी में वो शामिल रहा हो, क्योंकि जब दूसरे दिन रेड पड़ी थी 6 घंटे की, तो उसके बाद भी ये जानकारी सामने आई थी पुलिस सूत्रों के हवाले से कि दूसरे दिन के रेड में भी सफल रेड उसको बताया गया था और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अलावा कुछ ज्वेलरी बरामदगी की बात भी उसमें बताई गई थी। तो अब ये फाइनल फिगर है जिसमें कि हर आरोपी के पास से जो जो बरामदगी हुई है उसकी पूरी डिटेल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर हमारे सामने है। मैंने कल आलोक जी से बात की थी, वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने ये कहा था कि सीजर, मैंने कहा था सर सीजर 5 तारीख का क्यों नहीं दिखाया गया, 25 का क्यों दिखाया गया, क्योंकि ये तो हुआ 5 तारीख को था, और दूसरा वो रकम कहाँ होगी। आलोक जी से जो हमने बात की थी, अगर वो दिखा सके हम, उसके बाद मैं अभिजीत के पास जाता हूं और उसके फौरन बाद में वीएचपी का इस पे उनकी टिप्पणी लेने के लिए भी जाऊंगा। पहले जरा दिखाइए। जो लोग अपराधी, जिन लोगों ने कबूल किया कि हमने ये पैसा लिया है, उनके स्वीकारोक्ति लिखवा करके हस्ताक्षर करवाए। इस प्रक्रिया में ये 80 लाख रिकवर भी हुआ और फिर ये लगा कि थोड़े तथ्यों को और सामने आना चाहिए, तो ट्रस्ट ने रिक्वेस्ट किया एसआईटी को। मुख्यमंत्री ने ट्रस्ट के पत्र पर एसआईटी बनाई। एसआईटी के लोग आए तो चंपत जी ने कहा, महामंत्री हूं, मेरे से जांच शुरू करिए। और फिर जब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ट्रस्ट को दी गई तो उसी दिन एफआईआर कर दी गई। इसलिए मुझे नहीं लगता कि प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ है। मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से कहूंगा कि वो बाइट निकालें जहां पर उन्होंने ये जो जब्त की हुई रकम है, क्या ये ट्रस्ट को वापस दी गई, ये सवाल था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मालिक ट्रस्ट है, ट्रस्ट को वापस दे दिया गया। ये वाली बात जरूर निकालिएगा। खैर, यहां पर जो दिखाई दे रहा है वो ये कि सीजर दिखाया गया है, कागज ये हमारे सामने है और इसमें जो तारीख है, आज दिनांक 26/6/2026 को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित फलाने फलाने के पास से ये जब्त हुआ। सवाल ये है कि ये क्या ऐसा टेक्निकली सही है, और विश्व हिंदू परिषद जो कि खुद कह रहा है कि कड़ी जांच होनी चाहिए और कोई भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए, वो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें अगर 5 तारीख को छापे में ये सब बरामद हुआ था तो तब पुलिस किस हैसियत से पहले तो गई थी, अगर एफआईआर नहीं थी तो पुलिस मतलब किस कैपेसिटी में जाकर उसने छापे में साथ दिया, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा यह है कि अगर ये बरामदगी 5 तारीख की है तो फिर इसको बाद में 26 को या 25 को क्यों दिखाया गया। विजय शंकर तिवारी जी, ये महत्वपूर्ण है या ये गैर महत्व की चीज है, जो ये सवाल मैं कह रहा हूं। दिनेश जी, देखो ऐसा है कि इसके पहले माननीय आलोक जी से आपकी चर्चा हो गई है और ये सारे विषयों की चर्चा उन्होंने की है। मुझे लगता है कि उस सारे संदर्भ में वो चर्चा पर्याप्त है। मैं तो इस दिशा में एक बात कहना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण है कि एसआईटी ये जो सब बरामदगी हो रही है और कागज भी आपके पास है, हस्ताक्षरित कागज आपके पास है, किससे कितनी बरामदगी हुई है ये भी आपके पास है। तो इसका मतलब है कि एसआईटी अपनी ठीक दिशा में काम कर रही है। बरामदगी का ये कागज ये बता रहा है कि एसआईटी ठीक दिशा में काम कर रही है। राजकुमार भाटी जी, नहीं, पहली बात तो ये एसआईटी है ही नहीं, ये एलपीटी है। एलपीटी मतलब लीपापोती टीम, ये पूरी लीपापोती करने का काम कर रही है, ये जांच कर ही नहीं रही है, सबूत जुटा ही नहीं रही है। और दिनेश गौतम जी, आपने जो संदेह जाहिर किए और आपने जो सवाल उठाए वो एकदम उचित हैं। आप पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं, आपके संदेह एकदम सही हैं, लेकिन जो जवाब आ रहे हैं बदले में, अब जैसा हमारे मित्र अभी कह रहे हैं तिवारी जी, तो और वो जो आलोक जी का आप इंटरव्यू दिखा रहे थे, आलोक जी कह रहे हैं प्रक्रिया का पालन हुआ है। प्रक्रिया का कहाँ पालन हुआ है? क्या किसी के घर में चोरी हो और चोरी का माल बरामद हो जाए, पुलिस उसको बिना कोर्ट के लौटा देती है क्या? बिना अदालत का आदेश किए लौटा देती है क्या? उस माल की वो माल जमा नहीं होता है उसमें थाने में, माल खाने में?
थाने, फिर वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट आदेश करता है, तब मालिक को लौटाया जाता है। मुकदमे में तो कहीं आया ही नहीं, वो तो केस प्रॉपर्टी बनी ही नहीं है वो माल। तो ये कोई घर का कानून है? ये मतलब भारत के कानून ये चलते नहीं है इसमें, ट्रस्ट में और विश्व हिंदू परिषद में। बिल्कुल सब फर्जीवाड़ा हो रहा है। और एक बात और बता दूं मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ, आपको जितनी जानकारी दी गई है कि भाई इतने पैसा उससे बरामद हुआ, अनुकल्प मिश्रा से, अविनाश शुक्ला से, और इनसे इतना बरामद हुआ टिन्नू यादव से, ये जानकारी कौन दे रहा है? पुलिस, ट्रस्ट और एलपीटी। ये वही पुलिस है जो 10-11 तारीख तक खंडन कर रही थी, कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि 5 तारीख में पुलिस छापा मार चुकी थी, 80 लाख रुपए बरामद कर चुकी थी। ये वही ट्रस्ट है जिसके महासचिव चंपत राय कह रहे थे कोई उल्लेखनीय बात प्रकाश में आई नहीं है। ये उल्लेखनीय नहीं था कि एक कर्मचारी के घर से 80 लाख रुपए आप बरामद करके लाए थे, और सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई थी, और चोरी के अनेक सबूत थे, लूट के, डकैती के। वो तो कह रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा जी के चोरी नहीं हुई है, डकैती हुई है, तो डकैती के पूरे सबूत थे। तो इसे आप उल्लेखनीय नहीं मानते। और जिसने भी शिकायत की उनको हटा दिया गया। निर्माण कार्यों में 40% कमीशन लिया जा रहा था। सोने चांदी हीरे जवाहरात के सारे जो जेवर मिले थे उन्हें टिन्नू यादव ले जाता था, वो कोई रिकॉर्ड में ही नहीं रखे जाते थे, कहीं उनका हिसाब किताब ही नहीं था। तो ये बात उल्लेखनीय नहीं कि नहीं है क्या? क्या कोई दिक्कत है क्या मेरे उसमें? नहीं, आपकी आवाज आ रही है। आपने कहा कि ये उल्लेखनीय क्यों नहीं बताया? ये जो कहा गया कि हुंडी की भी ऑडिट होती है और इसमें नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैं केवल एक वाक्य लास्ट बोल दूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो लोग चोरी को लगातार छिपाने की कोशिश कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, वही लोग आज जांच कर रहे हैं। तो उनसे हम उम्मीद कैसे करें कि वो ठीक जांच करेंगे? इसमें तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मगरमच्छ शामिल हैं। उन्हें बचाने के लिए छोटे मोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अगर इसे जांच गंभीरता से की जाएगा, इसमें योगी आदित्यनाथ जी तक शामिल हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक शामिल हैं, उनकी देखरेख के बिना इतनी बड़ी चोरी हो ही नहीं सकती थी। ये तो पूरा संगठित गिरोह चल रहा था, सुनियोजित तरीके से। प्रभुराम के यहाँ तक तो राजकुमार भाटी जी ठीक है, यहां तक तो ठीक है कि जिस तारीख में छापा पड़ा उस तारीख की बरामदगी क्यों नहीं है, बाद में क्यों कह दिया गया कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं पाया गया। लेकिन अब इन बातों को एक्स्ट्रापोलेट करके सीएम तक चले जाना या फिर कोई और अधिकारी, ये क्या, ये भी जंपिंग द गन है क्या? ये भी पहले से किसी एक बात को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर देने वाला मामला है क्या? ये आपके पास आता हूं राजकुमार भाटी जी, एक बार आता हूं, ये सवाल ही लेकर आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं इसकी टेक्निकलिटीज जरा समझना चाहता हूं, और इसके लिए मैं शारदा प्रसाद सर आपके पास आ रहा हूं। पुलिस को जिस तारीख को छापे में वो मिला है वो उस तारीख में दिखाना आवश्यक है, या जब औपचारिक एफआईआर दर्ज होगी उसके बाद जो पहले की बरामदगी है अगली तारीख में दिखाई जाएगी, एफआईआर के बाद वाली तारीख में? अभी तक देखिए जो कार्य हुए हैं इनमें 3-4 बहुत बड़े झोल हैं जो कि अल्टीमेटली केस को ख़त्म कर देंगे। सबसे बड़ा झोल है कि एफआईआर को समय से नहीं रजिस्टर किया गया और इधर उधर दौड़ा भागी की गई है। उसमें एक बात आपने जो कई बार कही है कि अभियुक्तों से फला अमाउंट का रुपया सीज किया गया। मेरे ख्याल से ये रुपया अभियुक्त के पास से नहीं सीज किया गया है, ये रुपया उस घर से सीज किया गया होगा जिस घर में अभियुक्त रहते थे। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और अभियुक्त हमेशा ये कह सकेगा कि हाँ मेरे घर से आपने सीज किया अवश्य, लेकिन वो मेरा नहीं था। तो उसको एक मौका मिलेगा। अगर उसके अपने कहने से वो रुपए सीज किए गए होते तो बात अलग थी, मैं बताऊंगा वो कैसे होता है। एफआईआर अगर रजिस्टर की गई होती, अभियुक्त अरेस्ट किए गए होते और अरेस्टेड अक्यूज्ड के कहने पर आप उनके घर जाते, अभियुक्त कहता मेरे घर में चलिए, मैंने 2 करोड़ रुपए छुपा के रखे हैं, मैं बताऊंगा किस कोने में वो रुपए रखे हैं, उस कोने से 2 करोड़ निकालते, तब अभियुक्त के ऊपर उसकी जवाबदेही बनती है। लेकिन एफआईआर नहीं, कुछ नहीं, आप जा रहे हैं क्या, बारात का खाना खाने जा रहे हैं क्या, वहाँ पर कोई इनाम मिला है जो ले जा रहे हैं, तो ये बहुत ही सीरियस बात है। नंबर 2, अच्छा सर एक बात बताइए, क्या अगर मेरे घर में बाद अचरज की बात है, अगर मुझे कोई एक बड़ी चोरी का अंदेशा है और मैं पुलिस को कॉल करता हूं, मान लीजिए 100 नंबर पे डायल करता हूं, पुलिस आती है, मैं कहता हूं मेरी मदद कीजिए, मुझे लगता है अमुक अभी लेकर गया है और उसके घर से बरामदगी हो सकती है, और पुलिस मेरा साथ देती है, मान लीजिए उस जगह पर जाकर एक तरीके से एक बिना कहीं रेड की जाती है जिसमें से कुछ बरामद होता है, तो फिर क्या उस समय एफआईआर नहीं है सर? देखिए कोई औपचारिक एफआईआर नहीं है, तो उस समय पुलिस क्या करेगी?
क्या जिस मालिक जरूरत का नहीं, निशानदेही पर मालिक बिल्कुल को वो जरूरत सामान नहीं। दे दिया जाएगा या पुलिस उसको सीजर दिखाएगी, क्या करेगी? पुलिस को तो नहीं, पुलिस कभी भी जो भी सीज करेगी उसको थाने लेके आएगी, कोर्ट को दिखाएगी या कोर्ट को उसकी रिपोर्ट देगी। मालिक को FIR ना वापस हुई दे हो। देने का तो काम ही नहीं है। हाँ, यह है बहुत बड़ा सामान हो जी। बेशक FIR ना हुई हो। क्या कह रहे हैं? मान लीजिए अभी अभी मुझको मेरे घर में चोरी का आदेश हाँ, मिला, मुझे लगा इनफैक्ट लाखों गायब हो गए, मैंने 100 FIR नंबर पे कॉल किया, पुलिस वाले आए, उनके साथ किसी जगह पे मुझको शक था, वहां पुलिस वालों के साथ गया कोई और वहां दिक्कत मेरी नहीं, कोई निशानदेही पे दिक्कत कुछ नहीं। मिल गया। उस समय क्या वो पुलिस थाने ले जाएगी और फिर कोर्ट के जरिए देगी वापस? जी जी, हाँ बिल्कुल। देखिए, दो बातें अलग अलग समझ लीजिए। एक तो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए FIR की आवश्यकता नहीं होती है। थाने में एक रोजनामचा या जनरल डायरी एंट्री करके वो चले जाएंगे और वो सभी कार्रवाई करेंगे जो कि FIR के बाद हो सकती थी। दूसरा प्रश्न आपने कहा कि जो सामान सीज होगा या जो वहाँ पर जिसकी लिस्ट बनाई गई वो क्या पार्टी को दे दिया जाएगा, ना कि थाने ले आया जाएगा। देखिए, जब मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है। मान लीजिए मैंने हाथी सीज किया, तो हाथी को मैं थाने ला के खड़ा तो नहीं कर पाऊंगा, तो हम क्या करेंगे, वहीं मौके पर ही उसका पंचनामा करके किसी के कस्टडी में दे देते हैं। पर लाने काबिल अगर सामान होगा, जैसे रुपया, पैसा, गहना, कार, अब मान लीजिए कि इस छुरा, मामले में ये सब फर्दर सामान कार्रवाई होगा, होते हुए तो उसका किसी एक बाकायदा पर्टिकुलर पॉइंट पंचनामा पे करके FIR होती है, शारदा जी, मान लीजिए जैसे जो एक हमने काल्पनिक एक केस बनाया है, उस एक मामले में बाद में FIR होती है, तो बरामदगी जिस तारीख की है उस तारीख के रोजनामचे और बाकी का हवाला देते हुए जो बातें आप कह रहे हैं वो उसी तारीख को दिखाया जाएगा या FIR दर्ज होने की बाद वाली तारीख में वो सीजर दिखाया जाएगा? नहीं नहीं, ये तो बड़ी बेवकूफ़ी, यही तो कह रहा हूँ। ये इससे बड़ा झोल, सारी पुलिस बैठी हुई है, इतनी छोटी सी चीज़ तो जानना है। जो काम जब करते हैं तभी दिखाया जाएगा, इसलिए उसकी एक अलग से केस डायरी बनती है, सब्सिडरी केस डायरी कह लीजिए या मिसलेनियस केस डायरी। सवाल ही नहीं उठता, उसी समय उसी डेट को वो दिखाया जाएगा, सीजर भी वही दिखाया जाएगा, हर चीज़ उसी डेट को होगी। हाँ, जब आप फाइल लिखते हैं उसके बाद केस डायरी लिखी जाएगी, तो उसमें उसका विवरण दिया जाएगा। तो ये देखिए, अब आप एक पॉलिटिकल आदमी हैं, और ये आपका इस मामले में राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आप क्योंकि पुलिस के महकमे में शीर्षस्थ पद पर काम कर चुके हैं, इसलिए हम सिर्फ तकनीकी पहलू आपसे जान रहे हैं। और आपने कहा कि यहाँ झोल दिखाई दे रहा है। अब अगर ये झोल दिखाई दे रहे हैं, अनुभवी अधिकारियों को दिखाई दे रहे हैं, और फिर अगर राजनीतिक व्यक्तियों की तरफ से ये आरोप लग रहा है कि देखिए बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन है और ये पूरा डिरेल्ड है मामला पहले से इन्वेस्टिगेशन का, तो क्या ये गलत आरोपों के तौर पर लिया जाएगा और राजनीति से प्रेरित आरोपों के तौर पर लिया जाएगा? ये बात भी महत्वपूर्ण है। रोहित अग्रवाल जी RLD के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लूं, उसके बाद कांग्रेस के पास जाता हूं। रोहित अग्रवाल जी। देखिए दिनेश जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि प्री कंसीव नोशन के साथ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। जिस तरीके से विपक्ष ने पहले से ही मन बना लिया है कि साहब पूरी की पूरी ट्रस्ट के लोगों को ये नाम लेना शुरू कर देते हैं कि ये चोर हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच हो रही है, SIT का गठन हुआ है, SIT का गठन इसीलिए हुआ है और ट्रस्ट के कहने पे ही SIT का गठन हुआ है। और SIT का गठन होने के बाद एक एक व्यक्ति की जांच हो रही है, उसके अंदर कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। जो भी लोग ट्रस्ट के मेंबर रहे हैं या वहां पे जो भी लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे काम करने में, हर व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो रही है। और जब SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के अंदर ये पाया गया कि हाँ कमियां हैं, खामियां हैं, तुरंत FIR दर्ज की गई और लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। आप भी ये देख रहे होंगे ना कि मैं फुटेज दोबारा चलाऊं तारीख के साथ, जिसमें अविनाश शुक्ला के घर में छापेमारी के बाद वो ब्लैक पॉलीथीन लेकर बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तारीख के साथ। उसके बाद चंपत जी का वो बयान आया कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला है और उस दिन की बरामदगी को बाद की तारीख में दिखाया गया है। अभी आपने सुना पुलिस के दिनेश जी कहिए। मीडिया ट्रायल करना बहुत आसान है। मैं मीडिया ट्रायल नहीं कर रहा हूं सर, बिल्कुल ट्रायल नहीं कर रहा हूं। अरे सर 2 गुणे 2 बराबर 64 नहीं होता है, 4 होना चाहिए, ये बात कही जा रही है। ट्रायल की बात कहां हो गई सर? ये तो लॉजिकल चीजें सामने है ना सर। देखिए एक बात साफ है कि हम और आप एक ही जगह पे बैठे हैं, SIT अपना काम कर रही है और सरकार का कोई लेना देना नहीं है मंदिर के डे टू डे एक्टिविटी से। सरकार किसी को नहीं बचाने वाली है और जिसने राम मंदिर के अंदर इतना घृणित काम किया है उसके साथ तो कोई भी खड़ा नहीं होने वाला है। आप आश्वस्त रहिए और मैं देश के हर सनातनी को आश्वस्त करना चाहता हूं। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग,
आई एम 100% श्योर यू विल ऑल्सो एग्री, जिन लोगों ने चोरी की है ना, अगर उनसे अभी बात करने का मौका मिले और उनसे पूछा जाए क्यों यार ये बताओ कि मंदिर में चोरी करना ठीक है क्या, उसका एक ही जवाब आएगा, बहुत घृणित काम है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं दावे से कह सकता हूं। तो ये रेटरिक्स अपनी जगह है सर, लेकिन जो लॉजिकल क्वेश्चंस उठ रहे हैं, क्या उनका प्रॉपर सेटिएटिंग जवाब, संतोषजनक जवाब मिल रहा है? ये सवाल असल में रोहित जी मैं आपसे कर रहा हूं। लेकिन अब मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा। कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बात रोहित जी ने कही है, ये एक बात जो कही गई है रोहित जी की तरफ से कि देखिए हम और आप यहां बैठे हुए हैं, बैठकर सवाल कर देना बड़ा आसान है, मीडिया ट्रायल कर देना बड़ा आसान है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और जो ऑफिशियल्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने देना चाहिए अजय उपाध्याय जी, और गन्स को जंप नहीं करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। यही तो सच्चाई जो आप यहां दिखा रहे हैं, कहां काम कर रही है, जिसको काम करना चाहिए वही काम नहीं कर रहा है। यदि काम कर रहा होता तो इतनी विवाद और इतने दिनों से 15-16 दिनों से आप लोगों को भी डिबेट की क्या जरूरत पड़ती भाई। पहले दिन जब इसकी शिकायत जिन लोगों ने की, पब्लिक डोमेन में आया, तो चंपत राय जी कहते हैं कि नहीं कुछ चीज चंपत नहीं हुआ है, सब ठीक चल रहा है। फिर उसके बाद में खुद बरामदी करने चले जाते हैं, मतलब पुलिस और प्रशासन सब उनके हाथ में। इसका मतलब है, सच पूछिए, प्रभुराम की नगरी अयोध्या को भूमाफियाओं का, चंदा चोरों का, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन रखी है, चढ़ावा चोरों का, और इस तरह के लोगों का। 10 सेकंड, एक प्रैक्टिकल नहीं, आप पूरी बात कीजिए, 10 नहीं, आप पूरा 1 मिनट लीजिए सर। मैं एक पूरा हो जाने दीजिए, एक एडजॉइंडर दे रहा हूं सर जी। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए आपके घर में चोरी हुई, आपको फौरन में मालूम है कि इन लोगों के घर में हो सकता है, आपने पुलिस को बुलाया, 100 नंबर पे कॉल करके बुलाया, और आपने कहा कि देखिए अमुक जगह पर अभी बरामदगी हो सकती है, ये चीजें शायद लेके गए हैं, आपके साथ पुलिस गई और बरामदगी हुई, तो क्या ये मान लिया जाए कि पुलिस आपके लिए काम कर रही है? देखिए, सच्चाई तो सबको पता है कि चंपत राय जी यदि वो बरामदगी के लिए गए थे तो फिर दूसरे दिन वो कैसे कह रहे हैं कि यहां कोई चोरी नहीं हुई, कोई समस्या नहीं है, और अब कह रहे हैं इंटरव्यू में कि टीनू ने गलती की। अब टीनू ने गलती की या किसी और बड़े ने गलती की, ये तो जब जांच होगी और जब उनसे भी रिमांड पर पूछा जाएगा तब बात आएगी। एसआईटी आपने गठित किया किसके कहने पर? ट्रस्ट के कहने पर, और ट्रस्ट के लोग जो उसके बाद वही लोग आकर के ट्रस्ट से बात कर रहे हैं। ये सब घाल में लिपापोती चल रही है। सच पूछिए, एक बड़ा नेटवर्क है, और सबसे बड़ी बात आपसे भी पूछ रहा हूं, और अग्रवाल साहब से भी। अग्रवाल साहब रुक जाइए, अरे बीच में नहीं बोलता हूं मैं, के ऊपर आरोप लगा है। रोहित जी देखिए, आप जो बोल रहे थे उन्होंने सुना है धैर्यपूर्वक। पॉइंट्स नोट कीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। रोहित जी प्लीज, बीच में नहीं बोलता हूं, ये बेशर्मी बंद कीजिए। रोहित जी प्लीज, चंदा चोरों के साथ अपनी बारी आने पे जवाब दीजिएगा रोहित जी के साथ खड़े, वरना जब आप बोलेंगे बोलने लगेंगे कि भारत के लाखों हिंदुओं के भावनाओं पर कुठाघात किया गया, उनके चंदा उनके आस्था के साथ चोरी हुई है। प्रभु राम के नगरी में इस तरह का दबंगई हो रहा है, भूमाफियाओं का वहां कब्जा है। कुछ आरएसएस और भाजपा और बीएचपी के लोग जाकर के अयोध्या पर कब्जा कर लिया है, राम मंदिर पर कब्जा कर लिया है, और आप यहाँ बेशर्मी से मैं अब ये भी जानना चाहता हूँ, यही बात मैं राजकुमार भाटी जी से भी कह रहा था और आपसे भी कह रहा हूँ उपाध्याय जी। ये बात पूरे सनातन धर्म की नहीं, महत्वपूर्ण है। हर एक राम भक्त को गुस्सा है। लगाने का आपने 1 मिनट और 1 मिनट से ज्यादा आपने बोला है, लेकिन मैं अजय उपाध्याय जी दूसरी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो सामने आ रहा है उसको लेकर सवाल उठाना, संशय जाहिर करना, संदेह रखना, अपनी बात सामने रखना तो जायज है, लेकिन उससे मान लीजिए अभी तक पता चला है जो वो पहाड़ा पहुंचा है अभी तक कि वो उसमें सीधे पूरा गिनती पूरी कर देना, 100 तक पहुंच जाना, क्या ये दिखाता है कि कुछ जंपिंग द गन भी हो रहा है इस मामले में, या आपको लगता है कि नहीं ये एक्स्ट्रापोलेशन सही है, अगर यहां तक हुआ है तो वहां तक भी हुआ होगा? देखिए नृपेंद्र मिश्रा तो हमारे और आपके नहीं है। सच पूछिए तो वो मंदिर निर्माण कमेटी के चेयरमैन रहे, उन्होंने खुद कहा कि वहां चोरी नहीं डकैती हो रही है। और दूसरी बात, जब इतना ईमानदारी है उसको रिमांड पे क्यों नहीं लिया इस 7-8 लोगों को, क्यों इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया? ये सच है कि यदि रिमांड पर लिया जाए, सख्ती से उससे बात की जाए तो और भी बड़ी बरामदगी होगी और बड़े बड़े लोग उसके दायरे में आएंगे। सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट बनाई थी ना, ये ट्रस्ट किसके कहने पर बना था? धर्मावलंबियों के कहने पर, मीडिया के कहने पर, या इस देश के शंकराचार्य के कहने पर? ट्रस्ट यदि प्रधानमंत्री ने बनाया, उसकी सारी जिम्मेवारी, क्रेडिट जो है उन्होंने ली, तो आज जवाबदेही कौन लेगा?
क्यों चुप है प्रधानमंत्री जी? ये राजनीति का नहीं तो प्रश्न क्या नहीं जांच है। और कार्रवाई नहीं ये हो रही है आस्था सर? का प्रश्न है। मान लीजिए और देश आप ही के ने कहीं लाखों कोई हिंदुओं की मान ले आस्था आप के मान साथ लीजिए आपने कहीं कुछ कोई नहीं हो नियुक्ति रही की है लीपापोती अजय उपाध्याय जी, और ये जो लीपापोती नियुक्तियां है। आपने की संबंधित आप व्यक्तियों तो ने खुद गलती ही- की, आप तो खुद ही दिखा रहे हैं। नहीं सर, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर कोई कार्रवाई ही ना होती दिखती, कोई जांच ही ना हो रही होती, तो ये सवाल उठाया जा सकता था। अगर कार्रवाई और जांच हो रही है तो भी ये सवाल उठाया जा सकता है क्या? इसका गौतम जी 15 दिनों से आप देख ही रहे हैं, आप 15 दिनों से देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रही है, लिपापोती चल रही है, बचाने की तो वो विश्व हिंदू परिषद जो खुद कहती है कि दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो जेल में चक्की पीसें। आलोक जी ये बात कहे, कल ही का बयान है उनका। मैं विजय शंकर तिवारी जी के पास जाऊंगा। विजय शंकर तिवारी जी, ऐसे में क्या दोषी चक्की पीसेंगे? पहला है कि भंग करें, अजय जी आता हूं ट्रस्ट को भंग करे, आता हूं सर, और आता हूं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में दिनेश जी, 10 सिटिंग जज सेकेंड के अंदर में करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके पास भी आता कौन हूं, कौन अजय जी के पास भी आता हूं। अजय जी को मेरी सारे शायद आवाज नहीं जा रही है, मैं उनको BHP कह रहा हूं लेकिन वो बोलते चले जा रहे हैं। एक बार देखिए कि उनको मेरी आवाज जा रही है, तब तक फेडर डाउन कीजिए और विजय जी से सवाल किया है उनका जवाब लेते हैं। जी दिनेश जी क्या बोल रहे हैं आप? मेरा कहना यह क्या है सवाल सर किया है? कि ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि एलपीटी है, एसआईटी नहीं है, लीपापोती टीम है, ये बनी तो ठीक सर्च है। एंड सीजर के पावर दिनेश इनके जी, पास नहीं दिनेश थे जी, इन्होंने। दिनेश जी। और उधर पुलिस ने क्या किया, उधर छापा मारा, बरामदगी 26 को दिखाई। इस तरीके से जांचें नहीं होती हैं। झोलझाल इसलिए किया जा रहा है कि इसमें सच को सामने लाने की इंटेंशन कम है, लोगों को बचाने की इंटेंशन ज्यादा लग रही है। इसका जवाब देखो दिनेश जी, क्या ये एसआईटी की सारी जांच को प्रभावित करने का काम है? हमेशा पक्ष होता था, इसे विपक्ष हो रहा है। आप बताइए, अगर जब सीबीआई की बात होती तो सीबीआई पर इनका कोई विश्वास नहीं है, ईडी पर कोई विश्वास नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील खड़े होकर कहते हैं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे ही हो गया है, तो इनका विश्वास कहाँ है? पहले तो इनको ये स्थापित करना पड़ेगा विश्वास कहाँ है। जब हमने एक बार हमारे 15-20 दिन से जब से हम चल रहे हैं, तो चाहे माननीय हमारे अध्यक्ष जी हों या और हमारे प्रवक्ता हों या हम इंडिविजुअल, हमें कहते हैं कि जो भी इसके दायरे में आएगा, ये सामान्य घटना नहीं है, ये उस स्थान की घटना है जहां पर 35 वर्ष हमने आंदोलन किया है। 35 वर्ष तक हमने इसमें अपना जी जान लगाया है, अपना चाहे धन हो, चाहे शरीर हो, चाहे मन हो, सब प्रकार से हमने इसके लिए योगदान किया है। प्रश्न वो उठा रहे हैं जो कार सेवकों पर गोली चलवाते हैं, प्रश्न वो उठा रहे हैं जो आज तक राम मंदिर नहीं जाते हैं, प्रश्न वो उठा रहे हैं जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं। नहीं, वो बातें अपनी जगह कायम है और दुनिया सब देखती है। विजय शंकर जी, लेकिन आपको ये लगता है कि ये जो इस्तीफा हुआ, ये जो इस्तीफा एफआईआर होने के बाद हुआ, क्या वो इस्तीफा पहले हो सकता था? और इस्तीफा स्वीकृत करने के लिए जो बैठक आहूत की गई 11 तारीख को, जिसको अब प्रीपोन किया गया है, उसको चाहा जाता तो ऑनलाइन भी करके, क्योंकि मामला इतना सेंसिटिव है, इससे इतनी सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व हैं, तो क्या इस मामले में जल्दी कदम उठाए जा सकते थे? दिनेश जी, अंत भला तो सब भला। अंततः वो इस्तीफा हुआ, अंततः इस्तीफा वो ट्रस्ट के पास है। 6 तारीख को जब बैठक होगी उसमें निर्णय होगा। अगर इस्तीफा अभी तक नहीं होता तो प्रश्न चलते रहते। अब चूंकि इस्तीफा हो गया अच्छा सर, अगर इस्तीफा हुआ है और इस्तीफा स्वीकृत नहीं हुआ है, तो उस दौरान तक जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो अपने ओहदे पर रहते काम करता रहेगा, नहीं करेगा? नहीं, अच्छा कि कुछ तो काम होते होंगे। अगर महामंत्री नहीं होंगे या जो उस समय के तो कुछ ऐसे काम होंगे जो महामंत्री को करने के बाद ही होते होंगे, तो वो तो करने पड़ेंगे ना। तो अगर वो करने पड़ेंगे सर, तो क्या अगर किसी के खिलाफ जांच चल रही है और महत्वपूर्ण ओहदे पर वो बैठा हुआ है, और अगर इंटेंशन सही नहीं है, अब ये फैसला तो कोई कर नहीं सकता कि इंटेंशन किसके क्या है, तो क्या वो सबूतों के साथ, परिस्थितियों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, नहीं कर सकता है सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब चूंकि नजर एसआईटी की भी है, सबकी है, देश की है, सबकी नजर है, कोई ऐसे में नहीं करता है, क्योंकि किसी को बचाने का कुछ नहीं है। और दिनेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि उनके खिलाफ जांच कहां चल रही है, वो टारगेट में कहां है? जब उनके वो टारगेट में हो जाएंगे, अभी तो आरोप लग रहे हैं, विपक्ष आरोप लग रहा है, बाकी सब लोग, लेकिन वो टारगेट में पूछताछ हो रही है, वो किस हैसियत से हो रही है सर? और जो 9वां कॉलम, कल मैंने ये बात आलोक जी से पूछी तो उन्होंने कहा कोई भी बाहर नहीं है और उनका नाम एफआईआर में नहीं होना इनकॉन्सिक्वेंशियल है। उन्होंने कहा क्योंकि जो 9वां कॉलम है उसमें लिखा हुआ है और अन्य में चंपत जी का भी समावेश है, किसी का भी समावेश है। बिल्कुल 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 दिनेश जी, वो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, और मैं उनकी बातों को 100% आदर करते हुए स्वीकार करता जो उन्होंने कहा है। नहीं तो सर, सवाल तो फिर यही है ना, फिर क्या वीएचपी के उपाध्यक्ष पद पर भी उनको बना रहना चाहिए? क्या इस्तीफा स्वीकार करना है, नहीं करना है, इस बारे में क्या जल्दी फैसला नहीं होना चाहिए? क्या ऑनलाइन मीटिंग्स जो आजकल अब आम है और महत्वपूर्ण मुद्दों में तो बहुत ही आसानी से की जा सकती है, क्या वो नहीं किया जा सकता था सर इस मुद्दे में? दिनेश जी, जिस दिन दोषी हो जाएंगे उस दिन सब कुछ हो जाएगा।
जिस दिन दोषी हो जाएंगे, अभी दोष सिद्ध हो गया है क्या? आप बिना दोष सिद्ध किए आप सारी चीजें चलेंगे क्या? दोष सिद्ध हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं, ये जज हो गए, यही वकील हो दोष सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए उनके संदर्भ में ये सवाल निराधार है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी ये बात कह रहे हैं। अब जरा देखिए, वो जो मैं पर्टिकुलर बाइट के बारे में कह रहा था, वो अभी यहां पर देखिए आपके सामने मैं प्ले कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसका था पैसा उसको दे दिया गया। सुनिए आलोक जी ने कहा था। तो जो पैसे वापस लिए उस समय वो मालिक ने, माने ट्रस्ट ने लिए। पर जो दूसरी बात है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि कुछ भी अनियमित नहीं पाया गया है, मेरे पास में इसका उत्तर नहीं है, और अगर ऐसा बयान ना होता तो अच्छा रहता। चंपत जी ने ऐसा क्यों कहा कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं पाया गया है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा होता तो अच्छा होता, और साथ में यह भी कहा उन्होंने कि जो बरामदगी हुई थी अगर वो ट्रस्ट को दी गई तो मालिक को मालिक का पैसा दे दिया गया। राजकुमार भाटी जी। नहीं दिनेश जी, मेरा सवाल वो बीच में ही छूट गया था, मैं शांति से बैठा था। मैंने कहा आप बताइए। हो सकता है मेरा नंबर तो आएगा ही। मैंने ये आरोप लगाया कि इसमें योगी आदित्यनाथ जी भी शामिल हैं। एक खबर और बता देता हूं सर, अपने आपको भी और अपने दर्शकों को भी, उसके बाद आप अपनी बात कहिएगा प्लीज। ये महत्वपूर्ण खबर है, इस समय आपको रोककर बताना पड़ेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, और ये देखिए खबर आपके सामने फ्लैश होती हुई। ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर एफआईआर की तैयारी। कल जन्मभूमि थाने जाएंगे बार के वकील। 2000 वकील थाना राम जन्मभूमि पहुंचेंगे। वकीलों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर भी एफआईआर की मांग की थी, और इस मांग को लेकर थाना राम जन्मभूमि 2000 वकील कल पहुंचने वाले हैं। राजकुमार भाटी जी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं उसका कारण आपको बताता हूँ कि मैं योगी जी का नाम क्यों ले रहा हूँ। देखिए, मैंने जो कमियां बताई इस प्रक्रिया में, जो कमियां बरती गई हैं, समय पे एफआईआर नहीं हुई, बरामदगी दर्ज नहीं की कागजों में, गिरफ्तारी टाइम पे नहीं हुई, रिमांड नहीं मांगी गई है, और जो और लोग जिम्मेदार हैं उनको शामिल नहीं किया गया इसमें। और जो डीजीपी साहब ने भी कहा, बहुत जिम्मेदारी के साथ उन्होंने बताई कि ये ऐसी कमियां छोड़ दी गई हैं, जैसे माल अगर ये उनके कहने पर उनके सामने बरामद किया जाता तो ये सिद्ध होता कि इनसे माल बरामद हुआ है, तो ये बाद में जो है कोर्ट में इनको लाभ मिलेगा और ये कोर्ट में बरी हो जाएंगे। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस का दावा करते हैं और जो सख्त कार्रवाई के लिए अपने आप को छवि बनाते हैं, बात बात पर जिनके बुलडोजर निकल जाते हैं, मकान गिरा दिए जाते हैं, ऑपरेशन लंगड़ा हो जाता है, इस मामले में पुलिस इतनी ढील क्यों बरत रही है? इस मामले में सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या बिना मुख्यमंत्री के इशारे के इतनी ढील छोड़ी जा सकती है? और फिर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ दोबारा कह रहा हूं, ये तो आप देखो, टिन्नू यादव जिसे सबसे प्रमुख अभियुक्त बताया जा रहा था, उससे मात्र 1 लाख की बरामदगी। जब आप 25 दिन का समय देंगे चोरों को, तो चोर माल अपने घर में रखेंगे कि आओ जी पुलिस जी आओ और हमसे माल बरामद कर लो। 25 दिन में तो माल इधर उधर ठिकाना लगा दिया गया होगा, सबूत मिटा दिए गए होंगे। पूरे 25 दिन तक आप उसके नाम पे, लीपापोती के नाम पे टाइम देते रहे, गिरफ्तारी समय से नहीं हुई, और अब भी आप रिमांड नहीं मांग रहे। अगर इन 8 लोगों को रिमांड पे लेकर इनसे सख्ती से और पूछताछ की जाएगी तो और बरामदगी भी हो सकती है और नाम भी खुल सकते हैं। आपने भी एक टेक्निकल पॉइंट लेकिन उठाया है, साफ जाहिर हो रहा है ये 25 दिन और सबूतों को गायब करने या हेरा फेरी करने के लिए ये समय, क्या ये शारदा प्रसाद सर भी समझते हैं कि ये जो 5 तारीख को मामले के सरफेस में आने के बाद, 15 तारीख को इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद, 25 को एफआईआर जो दर्ज हुई है, क्या ये बीच का 10 से 20 दिन का वक्त इस मामले में बहुत क्रूशियल था और इसको जाया जाने दिया है, या प्रक्रियात्मक रूप से ये वक्त तो लगता ही? नहीं, ये वक्त तो नहीं लगना चाहिए था, और एफआईआर पहले दिन ही रजिस्टर हो जानी चाहिए थी। और उसके बाद भी जो गलतियां हो रही हैं वो या तो डिलिबरेट है, और स्पेशली पुलिस रिमांड ना मांगना, मैं कहूँगा कि कंडेमेबल है। ऐसा पुलिस का जो कृत्य है कि मैं पुलिस रिमांड ना मांगूं तो मजिस्ट्रेट के पास में कोई चारा नहीं है एक्सेप्ट कि उसको जुडिशियल कस्टडी में भिजवा दे। बहुत ही शर्म की बात है। छोटी मोटी चोरी होती है तो हम चोर को जो है वो पुलिस कस्टडी में लेकर के उससे बातें करते हैं, इंट्रोगेट करते हैं, और जो कुछ बचा खुचा होता है उसको रिकवर करते हैं। यहाँ तो मालूम नहीं क्या हो रहा है कि हम पुलिस रिमांड मांगेंगे नहीं,
मजिस्ट्रेट को केवल जेल भेजने का वो ऑप्शन देते हैं, और जेल से हम फिर परमिशन लेते हैं कि हम जेल में उससे बातचीत करेंगे। अब बातचीत से कहीं इस प्रकार के केस सॉल्व होते हैं? सारी जगत में सब जगह थू अच्छा हो सर, रहा ये है, जो आपको हंसी हो रहा है, दिखाई दे रहा है जितने सर, पुलिस इसमें भी ऑफिसर्स आपका हैं, वो कह रहे हैं, क्या हो रहा है कमेंट आपका चाहूंगा सर। जी। 9वें कॉलम में और अन्य का मेंशन एफआईआर में, मतलब कि इसमें जो भी लगता है, जिससे भी लगता है वो आवश्यक जो होगा उसके खिलाफ जी। एफआईआर मानी जाए, नंबर 1। नंबर 2, अब ये वकीलों की तरफ से ये कहना कि नहीं ऐसा नहीं, नामजद इसमें ठीक। नाम लिखा जाए एफआईआर में, वकील राम जन्मभूमि थाने पहुंचने वाले हैं। क्या ये व्यापक इस समय लोगों की भावना है, जो ये वकीलों का जो जत्था जा रहा है 20,000 का, उसमें वही परिलक्षित हो रही है क्या? नहीं, देखिए, मैं भी एक रजिस्टर्ड एडवोकेट हूँ, और इस बारे में दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो कि किसी भी हालत में बार एसोसिएशन को इसमें कूदने की आवश्यकता नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, अगर बार एसोसिएशन कहती है कि कोई वकील ये केस नहीं लड़ेगा, तो ये एक परफेक्ट ग्राउंड होगा इस केस को अभियुक्त जो है वो अयोध्या से बाहर ले जाएंगे, और अयोध्या वासियों को उसके बाद में उस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, वो कहीं और सुना जाएगा और कहीं और फैसला होगा। तो ये अभियुक्तों के पक्ष में जा रहा है। बार एसोसिएशन का ये कहना कि जो लड़ेगा वो फाइन देगा, ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। जी, शारदा प्रसाद जी कह रहे हैं कि ऐसा फैसला नहीं लिया जाना चाहिए कि अभियुक्तों की तरफ से पैरवी करने वाला कोई वकील वहां से नहीं होगा, और जो होगा उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। बहरहाल ये 20,000 लोग क्या आम जनमानस का इस समय प्रतिनिधित्व, 2,000 लोग, माफ कीजिए, जो 2,000 वकील जा रहे हैं, ये क्या आम जनमानस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? क्या ये व्यापक प्रिवेलेंट फीलिंग है लोगों के अंदर, जिसका रिप्रेजेंटेशन ये वकील करने वाले हैं? ये सवाल लेकर भी मैं अजय उपाध्याय जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले चढ़ावा चोरी मामले में गोविंद देव से होगी पूछताछ। ये खबर देखिए, कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से होगी पूछताछ। दान राशि के प्रबंधन को लेकर सवाल होंगे, वित्तीय निगरानी को लेकर भी सवाल होंगे, पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली जाएगी। अब इसको कैसे देखा जाए? क्या ये टू लेट टू लिटिल है, या देर लेकिन दुरुस्त है? इसको कैसे देखा जाना चाहिए, इस पर भी हम सवाल करेंगे। लेकिन पहले अजय उपाध्याय जी, मैं एक बात और समझूंगा। जैसे अभी राजकुमार भाटी जी कह रहे थे कि हम तो सीएम को भी जिम्मेदार मानते हैं, अब कई लोग ये भी कहते हैं कि इसमें ट्रस्ट का गठन जो केंद्र सरकार की तरफ से किया गया था, तो केंद्र सरकार को क्यों ना जिम्मेदार माना जाए? क्या जिम्मेदारियां वाकई इन लोगों तक पहुंचती हैं, और पहुंचती हैं तो किसको आप मानते हैं? ये उत्तर प्रदेश की तरफ, वहां के निजाम की तरफ इशारा है, या केंद्र की तरफ इसको जिम्मेदार माना जाना चाहिए? गौतम जी, सच बात तो है कि ट्रस्ट के माध्यम से जो चीज़ें वहाँ विसंगतियाँ हुई, इतनी बड़ी आस्था पर प्रश्न आया और इतनी चोरी हुई, कहीं ना कहीं कुप्रबंधन का मामला आया। जिस तरह से चढ़ावा चोरी हुई है, और पुलिस की जो कार्रवाई स्टेट सिस्टम से होनी चाहिए थी सख्ती के साथ, वो नहीं हो पाई है। तो स्पष्ट दिख रहा है कि मिलीभगत है। ट्रस्ट का केवल 10 सेकंड बचे मेरे पास, क्विकली वाइंड अप करना होगा। लोग थे, प्रधानमंत्री जी के कहने पर ही हुआ था, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी पर कहीं ना कहीं बात आती है, उनको बात रखनी चाहिए। तो ये एक क्लियर कट डिमार्केशन भी दिखाई दे रहा है। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें या राजकुमार भाटी जी की बात को आप ध्यान में रखें, तो उन्होंने सीधे सीधे सीएम की तरफ इशारा किया है, और इधर आप कांग्रेस को अगर देखें, अजय उपाध्याय जी की बात देखें अगर आप, तो उधर इशारा केंद्र की तरफ जा रहा है। बहरहाल बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबका मेरे साथ आज की शाम चर्चा में जुड़ने के लिए।